तक। मिली नहीं है? अच्छा, ऑर्डर दिया हुआ। हम्म। सही। कब तक मिल जाएगी? मेरा ख्याल है 1 हफ्ता तो लगेगा। अच्छा, इतना टाइम लगेगा क्यों? हम लोग तो ऑर्डर करते हैं तो आ जाती है 2 दिन में। नहीं, यहाँ पे बनी भी नहीं होती, वो प्रिंट करवाना पड़ता है, वो डाउनलोड करते हैं पहले, फिर वो प्रिंट करते हैं, फिर मिलती है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। ठीक है। हमने चैप्टर 19 कर लिया था या ये थोड़ा सा रह गया था? जी बिलाल, हमने चैप्टर 19 कंप्लीट कर लिया था या इसमें हमारा हाफ चैप्टर रहता है? शायद लास्ट का शायद रहता था। हाँ, ये बात है ना। ये हमने नहीं किया, इंडिपेंडेंस स्केप्टिसिज्म, राइट। ये नहीं किया, यहाँ तक रोक दिया था, अ कोड ऑफ एथिक्स फॉर अकाउंटेंट्स। सही, एथिक्स इन ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ से करते हैं, है ना? आई थिंक हमने यहीं पे स्टॉप कर दिया था, हम आगे नहीं गए थे। सो लेट अस स्टार्ट। एथिक्स इन ऑर्गेनाइजेशंस, एथिक्स किसे कहते हैं बिलाल? व्हाट आर एथिक्स? जी बिलाल, एथिक्स क्या होते हैं? अभी तक हमने ये चैप्टर जितना भी किया है, इससे आपको क्या समझ आया? हमने इसमें किन किन चीजों के बारे में बात की है? अच्छा, मैं 1 मिनट 5 मिनट में आता हूँ, एक जरूरी काम आ गया है। 2 मिनट में आ रहे हाँ, बस 2 मिनट। हो? ठीक।
हेलो जी। ओके, तो हम एथिकल कंसिडरेशंस में बेसिकली ये पहले 3 टॉपिक्स हम कर चुके थे और हमने अब चौथे टॉपिक से शुरू करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना चाहूंगी दैट टिल नाउ व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म एथिकल कंसिडरेशंस? एथिकल कंसिडरेशन यानी कि एथिक्स के बारे में मेरा ख्याल है रूल्स होंगे और एथिक्स की सारी इंफॉर्मेशन दी हुई होगी इसमें। ये क्या आवाज आ रही है? ओके, ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? सॉरी। यानी इसमें एथिक्स की सारी डिटेल्स और रूल्स और सारी जो जो बातें होंगी सारी एथिक्स की डिटेल्स होंगी। फिलहाल यहाँ पढ़िए, ये पढ़िए। There have been many examples of misbehavior at all levels of large organization in recent years. All professional bodies are alarmed by the events and what they say about ethical standards in everyday life. जी, क्या कह रहे हैं? बेसिकली मिसबिहेवियर्स में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? करप्शन, ठीक है, करप्शन, एंड देन एक बेसिक लेवल ऑफ डिसऑनेस्टी, मतलब अब सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना है, और जो छोटी छोटी लेवल की जो तंग करने वाली जो चीजें होती हैं जो इंसान कर रहा होता है अपने वर्क प्लेस पर, मतलब इधर की उधर करना और झूठ मूठ किसी पे इल्जाम लगा देना, छोटी मोटी पॉलिटिक्स करना, छोटे मोटे पैसों की इधर हेरा फेरी कर देना, सामान की हेरा फेरी कर देना, ये सब क्या है? ये सब मिसबिहेवियर में शामिल है और ये सब करप्शन का हिस्सा है। और इन सब से रोकने के लिए क्या किया गया? एसीसीए ने कहा कि भाई एथिक्स का एलिमेंट जो है ना सिलेबस में डालो, सिलेबस में डालो, एथिक्स डालो। अच्छा, इन्हें वैल्यूज सिखाओ। किन्हें वैल्यूज सिखाओ? हमारे स्टूडेंट्स को, इंसानों को, फ्यूचर अकाउंटेंट्स को वैल्यूज सिखाओ। इन वैल्यूज से क्या मुराद है? जो बेसिक वैल्यू हर मजहब में सिखाई जाती है, सच बोलना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, बैक बाइटिंग नहीं करना, चोरी नहीं करना, फेयर एंड ट्रू व्यू देना किसी भी चीज का, ठीक है, ईमानदार होना, इंटेग्रिटी शो करना, ये सब एथिक्स में फॉल करते हैं। पंक्चुअल होना, टाइम पर क्लास शुरू करना, ये सब भी एथिकल कंसिडरेशंस में फॉल करते हैं। अब यहाँ पे बात ये है कि भाई कंपनीज, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वाकयात हुए इन द पास्ट जिसकी वजह से वो डर गए। उन्होंने कहा नहीं भाई, ये तो मतलब जितने भी पढ़े लिखे लोगों को हम लेकर आ रहे हैं उसमें भी कोई गारंटी नहीं कि ये पढ़ा लिखा है, हाई डिग्री है, हाईली क्वालिफाइड है, तो मतलब ये बड़ा ही एथिकल बंदा होगा या वैल्यू से भरा होगा। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हजरत खदीजा को क्या चीज नजर आई? दो ही तो चीजें नजर आई, एक ये कि वो अमीन थे और दूसरा कि वो सादिक थे, और वो तिजारत जब भी उनकी लेकर जाते तो वो 2 गुना 3 गुना करके लाते। मतलब इससे पहले कभी उनकी तिजारत में इतनी बरकत नहीं हो रही थी। तो वो बरकत दरअसल नहीं थी, दरअसल उनका अमीन और सादिक होना था कि वो कुछ चीज छुपा नहीं रहे थे। जो उन्होंने बेचा सौदा वो उन्होंने लाके फुल ऑन जो भी कमाया वो लाकर दे दिया। और जो दूसरे लोग होते थे वो सोच समझते थे कि भाई औरत है, इसे क्या पता, बेवा है, ये कौन सा हमारी तलाशी लेगी, तो वो छुपा लेते थे कुछ पैसे और कुछ पैसे जाके दे आते थे और बोलते थे हाँ बस इतना ही बिका, हाँ बस इतने का ही बिका। तो these were the qualities which our Prophet sallallahu alaihi wasallam was well known for in the entire Arabia, even before he got the prophethood, even before that। मतलब वो अभी नबूवत उन्हें मिली नहीं थी, लेकिन पूरे अरब में ये मशहूर था कि हाँ मोहम्मद जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अमीन है और सादिक है, इससे सच्चा और इससे अमानतदार ईमानदार कोई भी नहीं। इवन जो अरब मुशरिक थे वो भी इस बात की गवाही देते थे। सो क्या पता चला?
हाईली क्वालिफाइड होना जरूरी नहीं है, मगर एथिकल होना बेहद जरूरी। नहीं तो ऐसे ही ACCA नहीं पढ़ा रहा, एक बात है। मगर बिलाल, हमने लास्ट क्लास में यही डिस्कस किया था कि क्या ये एथिक्स का चैप्टर हम जितना भी पढ़ लें, क्योंकि ओवरऑल ACCA में आप जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ोगे सब में एथिक्स का कम से कम 20 to 30% वेटेज रखते हैं ये लोग, कम से कम ये होता ही होता है। तो ये इसका मतलब है कि इम्पोर्टेंस देते हैं इस टॉपिक को। मगर आपको क्या लगता है कि इस टॉपिक को इम्पोर्टेंस देना, स्टूडेंट से ये पढ़वाना, ये सब उनके अंदर ये तमाम वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट कर देगा? नहीं। नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। पढ़ाने के लिए पढ़ा रही हैं और स्टूडेंट्स जो है पढ़ने के लिए, पास होने के लिए पढ़ भी रहे, मगर जो इसको अपने वजूद का हिस्सा बनाना, अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाना, ये या तो बचपन से तरबियत में हो जाता है, और अगर बचपन से तरबियत में नहीं हुआ तो फिर एक इंसान जब शऊर को टच कर जाता है तो वो अपने आप को कंडीशन करता है कि भाई अब मैं आपको रिकंडीशन करूं। बचपन से मुझे ये तरबियत दी गई है कि मुझे चोरी करने की या छोटे मोटे झूठ बोलने की आदत है, मगर ये सही नहीं है, एथिकल नहीं है, तो अब मैंने अपने आप को ठीक करना है। और जिसमें हमने तस्किया समझा था, राइट, तस्किया जकी का प्रोसेस समझा था पिछली क्लास में, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, तो अब हम प्रोसीड करेंगे टॉपिक 4 से। हमने प्रोबिटी, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीजें पढ़ी थी। रेपुटेशन, फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, एथिकल प्रिंसिपल्स, ईगोइज्म, क्रिटिसिज्म्स ऑफ ईगोइज्म, प्लूरलिज्म, ये सब हमने पढ़ा था। अब हम आगे बढ़ेंगे 4 से, एथिक्स इन ऑर्गेनाइजेशंस। पढ़िए। Ethical conduct by all members should be major concern for management inside the organization. A compliance-based approach highlight conformity with the law, and integrity-based approach suggests a wider remit incorporating ethics in the organization values and culture. Organizations sometimes issue code of conduct to employ. Many employees are bound by professional codes of conduct. Right. So ethical conduct by all members should be a major concern for management. Definitely अगर कोई इदारा चला रहा है तो उस इदारे के कुछ कायदे कानून है, उसमें वर्क करने के कुछ उसूल हैं, तो उसके तहत आपको चलना होगा, कुछ एथिकल कंडक्ट है वो फॉलो करना है। Inside the organization, a compliance-based approach highlights conformity with the law. कंप्लायंस बेस्ड यानी कि कंप्लाई करना, कंप्लाई यानी कि बात मानना, किसकी बात माने, लॉ की, जो जो कानून बनाए गए हैं। एंड इंटेग्रिटी बेस्ड अप्रोच सजेस्ट वाइडर रेमिट, इंटेग्रिटी बेस्ड यानी कि सच्चाई पसंद होना, और उस वैल्यू, उस ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यूज हैं, कल्चर्स हैं। इंटेग्रिटी यानी कि आपकी वजूद, आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा, आप हर वक्त सच्चे हैं, आप हर वक्त ट्रांसपेरेंट हैं, आप हर वक्त क्लियर, ठीक है, आपके पास कोई ऐसी बात नहीं है जिसको आप छुपाएं या छुपाना चाहें। दैट इज योर इंटेग्रिटी। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, एक बंदा एक दिन ऑनेस्ट हो सकता है, 2 दिन दिखावे के लिए ऑनेस्ट हो सकता है, मगर इंटेग्रिटी उसके पास तभी होगी जब वो उसकी पर्सनालिटी का, उसके हैबिट्स का, उसके सोच का, उसके अंदर का हिस्सा हो। Organization sometimes issue codes of conduct to employees. Definitely जब आप बहुत सारे employees रखते हो, एक कंपनी में हजारों लोग की तादाद में काम कर रहे हैं, तो आप फिर कुछ कानून, कायदे कानून बना देते हो, which is known as codes of conduct, ताकि कोई बदतमीजी ना करे, कोई जूनियर अपने सीनियर से बदतमीजी ना करे, कोई आपस में कोई लड़ाई ना हो, प्लस अगर लड़ाई होती है तो उसकी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रॉपर तरीके से हो, लेडीज अगर काम कर रही हैं तो उनके साथ कोई बदतमीजी ना करे। ऑलराइट, तो ये पर्सनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स, ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, ये सब मतलब अलग अलग तरह से एथिक्स को नाफिज करने की कोशिश की जाती है। पर्सनल एथिक्स ये तो आपको आपकी फैमिली से, आपकी अपब्रिंगिंग से, रिलीजियस से, नॉन रिलीजियस बिलीफ से, पॉलिटिकल ओपिनियंस, पर्सनालिटी जो आपको अच्छी लगती है
तो ये वहां से आता है। प्रोफेशनल एथिक्स एसीसी आपको बताते हैं कि भाई ये आपके कोड ऑफ एथिक्स है, आपको ये फॉलो करना है। नहीं तो आप जो है एसीसी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपका नाम अच्छे नामों में नहीं आएगा, ठीक है, और हम आपको अपने बुक्स में से रिमूव भी कर देंगे। जैसे कि बीइंग अ स्टूडेंट, एसीसी आपको बताता है कि आपने अगर एग्जाम में चीटिंग की, चीटिंग करते हुए पकड़े गए, तो आपको स्टूडेंट रजिस्टर से हटा दिया जाएगा, आपका नाम, आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाएगी, कैंसिल। तो ये कायदा कानून उन्होंने बनाए, क्यों? ताकि वो कोड ऑफ एथिक्स मेंटेन कर सके प्रोफेशन। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन का क्या कल्चर है? डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन अपने कुछ नॉर्म्स, बिहेवियर्स, कुछ अपने रूल्स रेगुलेशंस रखेगी। ऑर्गेनाइजेशन का एक सिस्टम होगा, इदारे का एक सिस्टम होगा काम करने का, तो ये सारे उसमें फॉल करते हैं। ऑलराइट, लीडरशिप प्रैक्टिसेस एंड एथिक्स। आपको एक मजेदार बात बताऊं, आई थिंक मैंने पिछली क्लास में भी शेयर की थी कि एक शख्स जो बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़ी पोस्ट पे ऑर्गेनाइजेशन में इतनी मेहनत, इतनी सालों की मेहनत के बाद वहां पहुंचा, मगर उसने क्या किया, उसने ऐसा कमेंट पास कर दिया किसी लेडी के ऊपर, लेडी कलीग के ऊपर, कि वो जो है वो उसको नौकरी से निकाल दिया, लिटरली। और ये इसने एक दफा नहीं, 2 दफा किया। एक दफा उसने बहुत जनरल सा कमेंट किया, लेकिन वो टारगेट था ऑन द लेडी एम्प्लॉइज कि आप लोग का क्या है, आप लोग तो 5 बजे घर चली जाती हैं, हम लोग तो रात रात भर रह के काम करते हैं, इट इज द मैन हु इज रनिंग द शो। एक उसने ये जुमला बोल दिया, और दूसरा उसने किसी लेडी के ड्रेसिंग पे कमेंट कर दिया, ठीक है। अब ये दोनों कमेंट्स, वो हाईली क्वालिफाइड बंदा, हाई पोस्ट पर, मगर ऑर्गेनाइजेशन ने उसको नौकरी से निकाल दिया। अब आप ये सोचें कि उसके मतलब कैरेक्टर पे कितना बड़ा धब्बा लग गया इसकी वजह से। मोर ओवर, इतनी बड़ी कंपनी से, इतनी बड़ी पोस्ट से निकाला जाना, इट्स नॉट अ जोक, इट मीन्स उसका करियर बर्बाद हो गया। क्योंकि आप उसको कौन नौकरी देगा? क्योंकि वो जहाँ जाएगा वो पूछेंगे कि उन्होंने क्यों निकाला आपको, या आपने वहां क्यों छोड़ा, क्या रीजंस थे। और जब उनको ये बात पता चलेगी, डू यू थिंक कि कोई उसे रखना पसंद करेगा? राइट, चाहे वो जितना भी एक्सपीरियंस्ड हो, चाहे वो जितना भी हाईली क्वालिफाइड हो। तो ये अहमियत हो चुकी है एथिक्स की इन द रियल वर्ल्ड। सो यू वन मस्ट बी रियली केयरफुल विद द यूज ऑफ वर्ड्स एंड विद whom, किससे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। ऑलराइट, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज हैं यहाँ पे, जरा फिलहाल पढ़िए हैं। Openness, trust, turn, honesty, respect, improvement, carry out their tasks, accountability. ऑलराइट, इसको फुल पढ़ें। Openness, being full and complete in the provision and disclosure of information. Time, trust, relying on the judgment and information provided by other and being trustworthy in turn. Honesty, telling the truth and being prepared to give information on which others can depend. Respect, training others with dignity and adopting professional manner. If improvement, ensuring that those who are entrusted with responsibility have the authority to carry out their task. Accountability, taking full responsibility of outcomes. राइट, अकाउंटेबिलिटी किसे कहते हैं? यानी कि जो कि फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले आउटपुट के लिए। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाब दो, ठीक है, आप जवाब दें, मैं जवाब दे हूँ, इशार को मैं जवाब दे, आई एम अकाउंटेबल कि मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, दैट इज अकाउंटेबल। ओके, ऑलराइट, व्हाट इज एम्पावरमेंट? एम्पावरमेंट किसे कहते हैं? यानी कि इंश्योर करना कि जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनके पास अथॉरिटी होनी चाहिए उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। एग्जैक्ट, कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स पढ़िए।
Customers whose purchases may be influenced by ethical consideration. Shareholder whose investment decision may be influenced by ethical factors. Employee who need to know what is expected of them. Suppliers who need to understand the expectations of their customer and who also should be treated ethically. Lobby group who may have an interest in organization practices. Local community which may need reinsurance that the organization will act as a good citizen. ऑलराइट, आजकल बहुत सारे कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, सप्लायर्स, लॉबी ग्रुप्स, लोकल कम्युनिटीज, ये सब काफी ज्यादा इंस्पायर या इन्फ्लुएंस होते हैं बाय एथिकल कंसिडरेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कि अच्छा, फलानी ऑर्गेनाइजेशन ये एनवायरमेंट पोल्यूशन को रोकने के लिए कितना एफर्ट कर रही है, फलानी ऑर्गेनाइजेशन क्या एनवायरमेंटल फ्रेंडली है या नहीं है, फलानी ऑर्गेनाइजेशन क्या अपने एम्प्लॉइज को जस्टिफाइड इनकम सैलरी पे कर रही है या नहीं, क्या फलानी कंपनी अपने एम्प्लॉइज को सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड ये सारी चीजें फराहम कर रही है या नहीं। सप्लायर्स, लॉबी ग्रुप्स, लोकल कम्युनिटीज, ये सब कंसर्न है कि आखिर ऑर्गेनाइजेशन किस हद तक कम्युनिटी को, सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचा रही है, और ऐसा तो नहीं कि सिर्फ अपने कमाने के चक्कर में एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है। तो ये सारी चीजें भी लोग आजकल बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं इससे और इंस्पायर होते हैं और इसके मुताबिक चूज करते हैं कि हमें कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदना है। Now, 7 principles of public life. What are these 7 principles of public life? The UK government's Committee of Standards in Public Life set out 7 principles that individuals employed in the public sector must follow. ये public sector में follow करने के कुछ principles हैं। Number 1, पढ़िए। Selfishness. Individuals should act solely in the public interest and not for personal gain or that of friends. The UK Government Committee of Standard in Public Life 19. सेकंड वाला पढ़ना है। जी, फर्स्ट पढ़ लिया आपने, अब सेकंड पढ़। Integrity. Individuals should avoid action which would place them under financial or other obligations whereby the person holding their obligation could influence their public duties. Objectivity. All choices, especially those regarding awarding contrast, rewarding or providing benefits to other and making public appointment must be made purely on merit. Accountability. Individuals are responsible for their own actions and are accountable to others. They are not subject themselves to whatever scrutiny comes with their office. So selflessness, integrity, objectivity, accountability, again आप देख रहे हैं कि वही सारी बातें घूम फिर के आ रही है। Openness, honesty, leadership, ठीक है, ये सातों प्रिंसिपल्स किसके हैं? पब्लिक लाइफ के, यानी पब्लिक सेक्टर में काम करने के। 2 अप्रोचेस ऑफ मैनेजिंग एथिक्स कौन से हैं? नंबर 1 कंप्लायंस बेस्ड, नंबर 2 इंटेग्रिटी बेस्ड, ये भी हम देख चुके हैं, राइट। कंप्लायंस बेस्ड यानी कि लॉस को कंप्लाई करना, इंटेग्रिटी बेस्ड यानी कि एथिकल वैल्यूज को फॉलो करना। नाउ मूविंग अहेड, व्हिसल ब्लोइंग किसे कहते हैं? व्हाट इज व्हिसल ब्लोइंग? पढ़िए। Whistleblowing is a disclosure by an employee of illegal, immoral, or illegitimate practices on the part of the organization. All right, illegitimate. This may appear to be in public interest, but illegitimate का क्या मतलब है? Illegal, ठीक है। Illegal, immoral practices में जो भी involved है, तो क्या हो रहा है? दूसरे एम्प्लॉई डिस्क्लोज कर रहे हैं। 2 एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, ए और बी। बी ने कुछ गड़बड़ की, ठीक है, बी ने कुछ गड़बड़ की है और इस गड़बड़ का पता किसे है? इस गड़बड़ का पता ए को चल गया।
तब ए क्या करेगा, खामोशी से विसल ब्लो करेगा, यानी कि सीटी बजाएगा। अब सीटी बजाना मतलब ये नहीं कि हकीकत में सीटी बजाना, ठीक है। तो सीटी बजाने का मतलब ये है कि वो ये इसको रिवील कर देगा, डिस्क्लोज कर देगा, एक्सपोज कर देगा। किसके सामने, किसी अथॉरिटी के सामने, बॉस के सामने, मैनेजर के सामने, जो भी रेलेवेंट अथॉरिटी है उसको इन्फॉर्म करेगा, डिस्क्लोज करेगा। दिस इज नोन एज विसल ब्लो। Whistleblowers may lose their jobs. Achha, this may appear to be in the public interest, but confidentiality is very important in the accountant's code of ethics. Whistleblowing frequently involves financial loss of the whistleblower. क्या होता है बेसिकली, अगर इसने कोई बात आगे पहुंचा दी या एक्सपोज कर दी, तुम्हें क्या लगता है कि ए बच पाएगा? ए नहीं बच पाएगा. He was a whistleblower. He might lose the job. Why he might lose the job? Because obviously B भी बदला तो लेगा ना, B खामोश तो नहीं बैठेगा. A whistleblower who is a member of a professional body cannot sadly rely on that body to take a significant interest or even offer a sympathetic ear. Some professional bodies have narrow interpretations of what is meant by ethical conduct. For many, the duties of commercial confidentiality are felt to be more important. Yes. क्या समझ आ रही है बात? यानी कि जिसने आवाज उठाई थी तो हो सकता है ये जिस अथॉरिटी को बताया वो सीरियस ही ना ले उसकी बात को और इंटरेस्ट ना ले। बिल्कुल हो सकता है वो बोले तुम चुप करके बैठो, अपने काम से काम लो, बोल सकते हैं। मोर ओवर नौकरी से निकाला जा सकता है। मोर ओवर अगर ये बी कोई सीनियर हो और ये फॉर एग्जांपल कोई मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन्वॉल्व है और ए ने जाके, ए उसका जूनियर है या असिस्टेंट है, ए ने जाके इसको रिपोर्ट कर दिया, तुम्हें क्या लगता है ये सीनियर ए को रहने देगा जॉब पे? ऑफ कोर्स निकाल देगा नौकरी से। या वो ऑर्गेनाइजेशन भी बोलेगी कि भाई तुम अपने सीनियर के खिलाफ तुम क्यों बाहर ढिंडोरा पीट रहे हो? क्यों? क्योंकि देयर इज अ कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है आपने, दैट इज दिस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटेंट्स कोड ऑफ एथिक्स। एंड अगर आपने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक कर दी तो फिर उसमें भी मसला है। तो बड़े एहतियात से विसल ब्लो करनी होती है, ऐसे ही आप नहीं कर सकते। ऑलराइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अकाउंटेंट्स एंड एथिक्स। बड़ी As an accountant, your values and attitudes flow through everything you do professionally. They contribute to the trust the wider community puts in the profession and the prescription it has of it. राइट। सो अकाउंटेंट अपने वैल्यूज के जरिए जाने जाते हैं, माने जाते हैं। और अकाउंटेंट्स तो खुसूसी तौर पे हिसाब किताब का काम करते हैं, तो इसलिए उनको तो और भी ज्यादा दयानतदार, ईमानदार होना चाहिए। तो IFAC और ACCA कुछ कोड ऑफ एथिक्स बताता है अकाउंटेंट्स के लिए, और वो कौन से हैं वो आपके सामने। The fundamental principles of ACCA's code of ethics: number 1, integrity; number 2, objectivity; number 3, professional competence and care; 4, confidentiality; 5, professional behavior. अब इसको याद करने का आसान तरीका है COPP, copy. Copy are your fundamental principles. C for confidentiality, O for objectivity, P for professional competence and due care, P for professional behavior, I for integrity. Confidentiality यानी कि आपने लॉयल रहना है। क्या रहना है? लॉयल रहना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन से। आपने उसके इंटरनल मामला बाहर दूसरे बंदों को, कॉम्पिटिटर्स को डिस्क्लोज नहीं करना, चाहे वो कस्टमर की इंफॉर्मेशन हो, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन हो, कोई स्ट्रैटेजी रिलेटेड, कोई पॉलिसी रिलेटेड, एनीथिंग, you have to maintain the confidentiality. Objectivity means unbiasedness. Unbiasedness का क्या मतलब है बिलाल? यानी कि वो
यानी कि फ्रॉड नहीं करना। ऑलराइट, बायसनेस का क्या मतलब है? बायसनेस का मतलब ये है कि आप मेरे चाचा के भाई हो, ठीक है, नहीं आप मेरे चाचा के बेटे हो, मेरे कजन हो, तो मैंने आपको फेवर दे दिया, अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा दिया, हालांकि आप मेरिट पर नहीं आ सक रहे थे, यू आर नॉट डिजर्विंग, यू डोंट हैव द रिक्वायर्ड परसेंटेज, बट चूंकि आप मेरे चाचा के बेटे हो और मेरे कजन हो, तो मैंने आपको फेवर दे दिया और आप डिजर्विंग नहीं भी थे, फिर भी आपको इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलवा दिया। दैट इज बायसनेस। और मेरे पास अथॉरिटी थी, मेरे पास पावर थी, तो मैंने अपनी अथॉरिटी और पावर को बायसनेस में इस्तेमाल किया। तो अकाउंटेंट्स को ये कहा जा रहा है कि भैया बायस नहीं हो जाना, तुम्हारा दोस्त क्यों ना हो, अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है तो आपने रिपोर्ट करनी है। डोंट स्टे बायस्ड, बी अनबायस्ड, बी न्यूट्रल। न्यूट्रल, अगर कोई गलत काम आपका सगा भाई भी करेगा तो आपने उसको रिपोर्ट करना है, आपने उसको जेल भिजवाना है, और अगर कोई गलत काम आपका कोई कलीग भी कर रहे तो भी आपने यही काम करना, आपने लिहाज नहीं करना। यू आर देयर एज अ प्रोफेशनल एंड देयर इज अ principle of objectivity, unbiasedness, have to be unbiased. All right, next, integrity, P for professional competence and due care. Professional competence यानी qualified हो, ठीक है, experienced हो, और ड्यू केयर यानी कि ध्यान से काम करना, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका प्रिंसिपल है, आपको ये करना ही करना है। ये मतलब कोई आपको आके बोलेगा नहीं कि ध्यान से करना, ध्यान से हिसाब किताब करना, ध्यान से रिकॉर्डिंग करना, ध्यान से पोस्टिंग करना, कोई क्यों बोले, क्यों बोले? ये पांचों पॉइंट्स अंडरस्टूड है। अब आप स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे तो नहीं रहे हो, अब आप बड़े हो गए हो, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रहे हो, कोई आपके ऊपर सर पे डंडा लेकर क्यों खड़ा हो कि होमवर्क किया या नहीं किया, पढ़ा या नहीं पढ़ा? भाई अब आपने खुद पढ़ना है, सेल्फ मोटिवेशन। अब आप ऑफिस जा रहे हो, अब आपने खुद अपना ख्याल रखना है, अपने एथिक्स का ख्याल रखना है, अपने मॉरल्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स का ख्याल रखना है। देन professional behavior, of course when you are at your workplace you need to obtain a professional behavior, प्रोफेशनली बिहेव करें, ना बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो, ना बहुत ज्यादा रूड हो, बी प्रोफेशनल, डू योर वर्क, बी काइंड एंड दैट्स गुड टू गो। इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एट इट्स कोर। ऑनेस्टी एट इट्स कोर का क्या मतलब है कि अंदर बाहर आपका मिजाज आपकी शख्सियत का हिस्सा हो, दैट इज इंटेग्रिटी। टू बी ऑनेस्ट, टू बी ओपन, टू बी ट्रांसपेरेंट, टू बी रिलायबल, ये सब इंटेग्रिटी में फॉल कर जाते हैं। ओके, याद रहेगा कॉपी। अच्छा, कॉपी के बाद हमारे पास कुछ आ रहे हैं पर्सनल क्वालिटीज एक्सपेक्टेड ऑफ एन अकाउंटेंट। पर्सनल क्वालिटीज में क्या है? रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइमलीनेस, कर्टेसी, रिस्पेक्ट। RRTCR, तो ये क्या हो गया? CTRQ। C for courtesy, T for timeliness, R for reliability, responsibility and respect. अब ये बातें भी कोई आपको आके बताएगा या सिखाएगा नहीं, कि आपको खुद समझनी है, डेवलप करनी है, ठीक है? All right, now professional qualities of an accountant should demonstrate are, पर्सनल क्वालिटीज बता दी आपको। पर्सनल क्वालिटीज क्या है? CTRQ, राइट बिलाल? क्या है? CTRQ कौन कौन सी है जरा बताओ। इंडिपेंडेंस है, नहीं, स्पेक्टिज्म है, इसका पूछ रही हूँ, इसका पूछ रही हूँ। CTRQ क्या है? ये पर्सनल क्वालिटी है। अभी हमने पढ़ा कर्टसी, टाइमलीनेस,
रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, याद रहेगा? बोलो जोर से। याद रहेगा। रिपीट करो, कौन क्या क्या चीजें, पर्सनल क्वालिटीज क्या होनी चाहिए अकाउंटेंट? कोर्टेसी, रिस्पेक्ट और टाइमलीनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। RQ 3 दफा आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, आ रहे हैं प्रोफेशनल क्वालिटीज। प्रोफेशनल क्वालिटीज में इंडिपेंडेंस, स्केप्टिसिज्म, अकाउंटेबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा जी, इंडिपेंडेंस मतलब क्या, स्केप्टिसिज्म मतलब क्या, एक एक करके समझाइए। यानी इंडिपेंडेंस यानी कि वो किसी की साइड नहीं देना, यानी कि जो लीगल है बस ऑनेस्टली के साथ काम करना। इंडिपेंडेंस यानी कि आप किसी के प्रेशर में नहीं आते, किसी का आपके ऊपर प्रेशर, दबाव या ब्लैकमेल कुछ नहीं। यू आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली, you are independent, you are not being influenced by anybody, no political party, no government, no senior, no CEO, nothing. You are working independently, that is independence. Skepticism, skepticism इसको आप उस बात से याद रखेंगे कि जब आप CID देखते हो, CID कभी देखी है? देखिए, एक ड्रामा है ना डिटेक्टिव के, जिसमें मर्डर हो जाता है या कोई चोरी हो जाती है तो उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए CID जाती है। तो जब वो जाती है तो वो किस नजर से जाती है, वो स्केप्टिक होके जाती है, यानी कि वो मुजरिम को ढूंढने जाती है तो वो जरा शक की निगाह से देखती है, डाउट, शक, कुछ तो गड़बड़ है दया, दाल में कुछ काला है, दैट इज स्केप्टिसिज्म। मैनेजर तो आपको बोलेगा हाँ सब ठीक है, सीनियर भी आपको बोलेगा हाँ सब ठीक है, मगर आप कौन हो? आप अकाउंटेंट हो। आप कौन हो? आप ऑडिटर हो। और जब आप ऑडिटर हो तो आपका स्केप्टिसिज्म लेवल हाई होना चाहिए कि दाल में कुछ काला है, और क्या काला है, कहाँ हो सकता है काला, ये आपको पता लगाना है। क्योंकि मुजरिम आके खुद तो नहीं बोलेगा ना हाँ हाँ मैंने चोरी की, हाँ हाँ मैंने ये गड़बड़ की है, हाँ ये मैंने घपला की है, खुद तो नहीं बोलेगा ना, आपको पता लगाने। तो आपको उस पुलिस के कुत्ते के मानंद जो सूंघ के बॉम्ब का पता लगा देता है, या जो सूंघ के ड्रग्स कहाँ रखे हैं वो पता लगा देते हैं, आपको भी उसी तरह स्केप्टिक होना पड़ेगा ताकि आप प्रॉब्लम तक पहुंच जाए, हाईलाइट हो जाए कि गलती कहाँ हुई है, मिस्टेक कहाँ हुई है, गड़बड़ कहाँ हुई है। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, social responsibility, of course you are a citizen of Pakistan and you have some responsibility towards your country, that is known as social responsibility। यानी अगर आप देखोगे कि आपकी कंपनी जो है किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व है कि जिससे आपकी कंट्री को नुकसान होने का खदशा है, तो आपने आवाज उठानी है, आपकी भली नौकरी चली जाए। That is what is being expected of you as an ACCA, professional qualities. Okay, so that is you have a public duty to their employer or client. Now conflicts of interest, conflicts of interest हर जगह आते हैं। क्या होते हैं conflicts of interest बिलाल? यानी कि हर बंदे का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, उनके बीच में उनके झगड़े हो जाते हैं। इंटरेस्ट होता है, शेयर होल्डर्स अपने नजरिए से सोच रहे हैं, एम्प्लॉइज अपने जावे नजर से सोच रहे हैं, और जो CEO है, डायरेक्टर है, वो अपने जावे नजर से सोच रहे हैं। तो लिहाजा इंटरेस्ट सबका अलग अलग है। जब इंटरेस्ट अलग अलग है तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा। कंपनी कह रही है सेल्स बढ़ाओ, एम्प्लॉय कह रहा है सैलरी बढ़ाओ, ठीक है। शेयर होल्डर कह रहे हैं शेयर प्राइस बढ़ाओ, डायरेक्टर कह रहे हैं काम बढ़ाओ। हर कोई अपनी अपने दावे कर रहे हैं, हर कोई अपने अपने डिमांड्स कर रहे हैं, तो होगा कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब कैसे चले, कैसे चले, सबको साथ लेकर कैसे चले? तो यही हमें बताया जाता है कि भाई सबको साथ लेकर चलो,
क्या फॉलो करो? गोल कॉन्ग्रुएंस। सबके गोल को एक बनाओ, एक गोल बनाओ। एक गोल बनाओगे, सब उस गोल के लिए काम करोगे तो वो गोल अचीव हो जाएगा। सब अपना अपना अलग अलग गोल बनाएंगे तो सबका अपना जाती मफाद है, फिर किसी का भी नहीं अचीव होगा। So make one goal, that is goal congruence. All right, and next, self-interest threat. What is self-interest? All right, coming to the point. हमने अभी क्या पढ़ा? कुछ पर्सनल क्वालिटीज पढ़ी, ठीक है, पर्सनल क्वालिटीज पढ़ी जिसे क्या कहते हैं? CTRQ। कुछ प्रोफेशनल क्वालिटीज पढ़ी, ठीक है, 4 प्रोफेशनल क्वालिटीज पढ़ी। क्या थी? इंटेग्रिटी, और क्या था? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और क्या था बिलाल? इंडिपेंडेंस एंड स्केप्टिसिज्म। इंडिपेंडेंस, skepticism and accountability. Integrity नहीं, ओके। तो ये 4, social responsibility, independence, skepticism and accountability. Alright, अब इसके बाद हम दूसरी चीज ये कर रहे हैं कि प्रिंसिपल्स भी हमने पढ़े कि कोड ऑफ एथिक्स के प्रिंसिपल्स क्या हैं? COPPI, यस। अब इसी प्रिंसिपल्स के, ये प्रिंसिपल्स में क्या क्या है बताओ फिलहाल? कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, इसी को जो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, इंटेग्रिटी। अब इसी के लिए कुछ थ्रेड्स हैं, थ्रेड्स टू दीज एथिक्स, और वो क्या है? FAS, फांसी। फांसी, तो ये फांसी क्या है? फांसी इज फेमिलियरिटी थ्रेड, then A for advocacy thread, S for self-interest thread, I for intimidation threat, and S for self-review threat. यानी ये जो प्रिंसिपल्स हैं, और ये प्रिंसिपल्स क्या हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड इंटेग्रिटी। ये सब कोड ऑफ एथिक्स हैं जो हर अकाउंटेंट को, हर ACCA को लाजमी फॉलो करने हैं। दीज आर द प्रिंसिपल्स, ओके, ऑफ एथिक्स। अब इन्हीं प्रिंसिपल्स को खदशा किन चीजों से है, या क्या डर है लोग कि ये एथिक्स फॉलो नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनको इन बातों से डर है। किन बातों से डर है? फेमिलियरिटी थ्रेड। अच्छा, फेमिलियरिटी थ्रेड मतलब क्या? आप 5 साल से एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपकी सीनियर के साथ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, आपके बॉस के साथ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि अब अगर बॉस कोई गलत काम भी करने जा रहे हैं, कोई करप्शन, कोई ऐसी चीज भी करने जा रहे हैं, तो आप उसके अगेंस्ट खड़े नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं खड़े हो पा रहे? क्योंकि फेमिलियरिटी इतनी है, आप इतने मानूस हो गए हैं उस बंदे से कि आप उसके अगेंस्ट आवाज ही नहीं उठा पा रहे। दैट इज फेमिलियरिटी थ्रेड। एडवोकेसी थ्रेड, एडवोकेसी थ्रेड किसे कहते हैं बिलाल? एनी आइडिया? नो। एडवोकेसी थ्रेड कहते हैं कि आपके पास, आप एक ऑडिटर हो, ठीक है ना,
यू आर एन ऑडिटर और आप एक कंपनी में जा रहे हो ऑडिट करने, तो वहां का जो डायरेक्टर है वो आपको रिक्वेस्ट करता है कि जरा भैया मेरे साथ बैंक तो चलो, हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लोन लेना है। तो आपने डायरेक्टर को बोला कि मेरे साथ, सॉरी डायरेक्टर ने आपको बोला कि मेरे साथ चलो ऑडिटर भैया, बैंक चलो लोन लेने। तो ऑडिटर भैया बोला हाँ ठीक है मैं चलता हूँ, और वो चला गया। लेकिन आपको पता है उसके जाने से हुआ क्या? उसके जाने से हुआ ये कि बैंक वाले ने सोचा कि अरे ऑडिटर खुद चल के आया है डायरेक्टर के साथ। मतलब क्या है इस बात का? कि ऑडिटर और डायरेक्टर बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं, या ये ऑडिटर इस ऑर्गेनाइजेशन की गवाही देने को तैयार है कि ये सच्ची ऑर्गेनाइजेशन है और किसी करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है और लोन वापस कर देगी। तो ये बैंक वाला सोच रहा है। क्यों? क्योंकि ये पिक्चर नजर आ रही है कि दोनों साथ हंसते खेलते बैंक जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। दिस इज क्रिएटिंग एडवोकेसी थ्रेड। एडवोकेसी यानी ऑडिटर एक तरह से एडवोकेट बन रहा है। किसका एडवोकेट बन रहा है? इस ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन ए का। एडवोकेट यानी कि एजेंट, और इस ऑर्गेनाइजेशन ए की हरकतों को, काम को एंडोर्स कर रहा है। सो ये तो गलत है ना। एडवोकेसी इज रॉन्ग। व्हाई रॉन्ग? क्योंकि ऑडिटर को तो हमने पढ़ा कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, प्रोफेशनल क्वालिटीज हमने पढ़ी कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और इससे तो वो श्योर है कि इंडिपेंडेंट नहीं है। डायरेक्टर का उसमें बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, यही श्योर है। सो दिस इज अगेन अ थ्रेट टू द एथिकल प्रिंसिपल्स। देन सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। बिलाल, यहाँ तक बात समझ आई है? फेमिलियरिटी एंड एडवोकेसी। समझ आ गई। ऑल राइट, नेक्स्ट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट से क्या मुराद है कि भाई आप सेल्फिश हो जाएं और अपने मफाद के लिए आप कुछ गलत काम कर जाएं, दैट इज सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ रिव्यू इज ऑडिटर ने काम किया है या अकाउंटेंट ने एक काम किया है, आप एक अकाउंटेंट हो, आपने काम किया है और आपने खुद ही अपने काम को चेक किया और आपने आप खुद ही अपने काम को चेक करके ओके बोल दिया, ओके वेरी गुड वेल डन, दैट इज सेल्फ रिव्यू थ्रेड। उसमें गलती के चांसेस हो सकते हैं आपके काम में, यस और नो? गलती के चांसेस हो सकते हैं ना आपके काम में? यस हो सकते हैं। और आपने अगर खुद ही अपनी चेकिंग की है तो आप थोड़ी अपनी गलती हाईलाइट करके बताओगे किसी को। सही बात है या नहीं? सही बात है। उसके बाद इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन थ्रेट किसे कहते हैं? भाई मैंने बंदूक निकाली, दिखाई और बोला साइन करो, चेक पर साइन करो, क्या कर लूं? मैंने एक धमकी भरी ईमेल भेज दी आपको कि आज ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाना चाहिए, नहीं तो आपकी फैमिली, आप तो बहुत प्यार करते हो आप अपनी फैमिली से, एड्रेस भी पता है मुझे, कब कौन किस वक्त घर से बाहर जाता आता है वो भी पता है। तो खैर समझ जाओ, समझदार के लिए इशारा काफी है। So that is intimidation threat. Undue influence, undue influence देना, प्रेशर डालना, ब्लैकमेल करना, नाजायज तरीके से काम निकलवाना। So these are the threats. फांसी, कॉपी, ओके याद रहेगा। और ये ऐसी चीजें हैं कि ये आपको डे एंड तक याद रखती हैं, यानी एसीसी का जब आप आखिरी पेपर भी दे रहे होगे ना, तो एथिक्स की यही कुछ बातें होंगी जो आपको याद रखनी होंगी। ऑलराइट, अब यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं which I would like you to read yourself. Close business relationships, employment with client, okay, then partner on client board, family and personal relationships,
जो जो अभी हमने बातें डिस्कस की है ना वो सब इसमें गिवन है। गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी, क्या आपने किसी को जाके बड़ा, आपने किसी डायरेक्टर को गिफ्ट दिया और आप उसको गिफ्ट देकर अपना काम निकलवाना चाह रहे हो। अब जैसे कि यहाँ पे अमूमन होता है कि डॉक्टर्स को फार्मास्यूटिकल कंपनीज गिफ्ट देते हैं, बोलते हैं कि आपको हम फ्री वर्ल्ड टूर कराएंगे, ये कराएंगे। आपने क्या करना है, हमारी दवा को रेकमेंड करना है, हमारी कंपनी की दवा को रेकमेंड करना है। क्या हो रहा है, गलत काम हो रहा है गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी के चक्कर में। लोन्स एंड गारंटीज, ओवरड्यू फीस, अगर किसी की फीस ओवरड्यू है तो आप उसके पास काम नहीं करो। यू आर एन ऑडिटर और आपकी फीस एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे रही, एक ऑर्गेनाइजेशन ने आपके पैसे रोक लिए और वो आपको अगले साल भी ऑडिट के लिए बुला रही है, तो आप ना जाओ ना। क्योंकि अगर आप चले जाओगे तो फिर वो आपको प्रेशर देने लगेंगे कि भाई हमारा ऑडिट सही से कर दो, नहीं तो तुम्हारे पैसे नहीं देंगे, पिछले पैसे नहीं देंगे। तो फिर वो आपको मिसयूज करेगा, आपको इंटिमिडेशन थ्रेट देगा। तो बेहतर ये है बीइंग एन ऑडिटर, अगर आपकी कोई ओवरड्यू फीस हो चुकी है तो पहले उसे वसूल करें, फिर उसका कोई और काम करें, उसका काम नहीं ले। परसेंटेज और कॉन्टिजेंट फीस पढ़िए। Contingent fees are fees calculated on the predetermined basis relating to the outcome or result of a transaction on the result of the work performed. Contingent fees calculated on a predetermined basis, पहले से तयशुदा बेसिस है जिस पर फीस निकाली जा रही है, और या फिर रिजल्ट के ऊपर बेस कर रहा है कि काम कैसा परफॉर्म किया तो उसके ऊपर फीस तय की जा रही है। देन लो बॉलिंग, व्हाट इज लो बॉलिंग, पढ़िए। When a firm's quota significantly lower fee level for an insurance service than would have been charged by a predecessor firm, there is a significant self-interest threat. If the firm's tender is successful, the firm must apply safeguards such as maintaining records or complying with all applicable insurance standards. क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि अगर कोई जो है वो फर्म कम पैसे चार्ज करती तो जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट का जो है खतरा रहता है, बिल्कुल। और अगर जो है वो फर्म टेंडर जो है सक्सेसफुल हो जाए तो जो है दो चीजें का होना जरूरी है सेफ गार्ड के तौर पे। Safeguards, maintaining records, complying with all applicable assurance standards। दरअसल होता क्या, ये जो लो बॉलिंग है ये ज्यादा अच्छे से आप F8 और ऑडिट एंड एश्योरेंस में समझोगे इस टॉपिक को, कि भाई जो ऑडिट, अब देखो ना हमने कितने सारी चीजों की बात की, हमने एथिक्स की बात की, हमने थ्रेट्स की बात की। एथिक्स में हमने COPPI और थ्रेट्स में हमने फांसी लगाई, ठीक है। अब ये इतने सारे थ्रेड्स जो हैं, फेमिलियरिटी थ्रेड, एडवोकेसी थ्रेड, सेल्फ रिव्यू, सेल्फ इंटरेस्ट एंड इंटिमिडेशन थ्रेड, इन सबको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते, कंप्लीटली हटा नहीं सकते, मिनिमाइज कर सकते हो। यू कैन मिनिमाइज देम बट यू कैन नॉट रिमूव देम, बिकॉज हम दुनिया में काम कर रहे हैं, इंसानों से काम कर रहे हैं। तो जाहिर है अब आप 2 साल भी अगर कहीं पे काम कर रहे हो, फेमिलियरिटी तो हो ही जाएगी ना, जान पहचान तो हो ही जाएगी ना, इमोशनल अटैचमेंट तो हो ही सकती है ना। एडवोकेसी, अगर आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है और वो आपकी कोई कंपनी रन कर रहे हैं और आप जाने माने कोई ऑडिटर हो, आप उसको नहीं मना कर पाओगे, कहीं ना कहीं आप एडवोकेट बन ही जाओगे किसी ना किसी के। सेल्फ रिव्यू, सेल्फ इंटरेस्ट, इंटिमिडेशन, तो यू कैन मिनिमाइज, एंड हाउ यू कैन मिनिमाइज, बाय अप्लाइंग सेफगार्ड्स। सेफगार्ड्स अलग अलग तरह के होते हैं, वो आप डिटेल में F8 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सेल्फ रिव्यू थ्रेड, अपनी ही सर्विसेज दी, टैक्स सर्विसेज, और उसी को ऑडिट भी कर लिया,
तो ये गलत हो जाता है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट है। अपने ही इंटरनल ऑडिट सर्विसेज को दोबारा से एक्सटर्नल ऑडिट भी आप ही ने किया, ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट है। देन रीसेंट सर्विस विद अश्योरेंस क्लाइंट, अगर अश्योरेंस क्लाइंट है और उसी को आपने ऑडिट की भी सर्विस दी है तो ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दरअसल अश्योरेंस क्लाइंट क्या करते हैं, सर्विसेज दे रहा होता है, सर्विसेज आप दे रहे एज एन अकाउंटेंट, आप अकाउंटेंसी रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने आपको बोला भैया मेरा टैक्स कैलकुलेट कर दो, तो आपने कहा ठीक है कर देते हैं, आपने कर दिया, आपकी कंपनी ने टैक्स कैलकुलेट कर दिया। अब वो कह रहे हैं भैया तुम ही मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट भी कर दो। तो अगर यही कंपनी, यही ऑडिटर्स, यही अकाउंटेंट्स जो टैक्स इनका कैलकुलेट कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, और यही ऑडिटर्स आके इन्हीं के एफएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आके ऑडिट करें, तो ये तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने ही तो सारी कैलकुलेशन की है, इन्होंने ही तो एफएस बनाए है, इन्होंने ही तो टैक्स का एफएस किया है सब कुछ, और यही आके फिर से अपना एफएस चेक कर रहे हैं, तो कोई अपनी गलती क्यों हाईलाइट करेगा? सवाल तो ये है ना, ये कंपनी से अगर कोई गड़बड़ हो भी गई कैलकुलेशन में और ऑडिट के दौरान पकड़ी गई तो ये तो फटाफट ठीक कर लेंगे, हाईलाइट थोड़ी करेंगे, किसी को ढोल बजा के सुनाएंगे थोड़ी, बताएंगे थोड़ी। और ये भी हो सकता है कि कवर कर लें, ठीक भी ना करें, बोले हाँ हाँ सब ठीक है जाने दो। क्योंकि जब आप अपना ही काम चेक कर रहे होते हो आपको अपनी गलतियां थोड़ी नजर आती हैं, ये भी तो एक मसला है। आज के दिन अगर आप अपना पेपर चेक कर खुद करने बैठ जाओ आंसर शीट में, तो जाहिर है आपको तो जो आंसर्स ठीक लगे आपने वही मार्क किए ना, तो आपको तो फिर वही आंसर्स भी सही नजर आ रहे होंगे। तो टीचर क्यों रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है ताकि वो आपकी गलतियों को आइडेंटिफाई करके बताए। सो दैट्स सेल्फ रिव्यू थ्रेट। ओके जी, आगे की चीजें आपने खुद से जरा गो थ्रू करनी है, रीड करनी है, वही सारी बातें हैं, एडवोकेसी थ्रेट और फेमिलियरिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कोई सवाल यहाँ तक? नहीं। ओके जी, अब हम आ रहे हैं एथिक्स इन बिजनेस। Ethics in business is the application of ethical values to business behavior. Again, we are going to talk about the same things that we have just discussed about. Norms, standards of behavior, unwritten rules and customs, ethical dilemmas. Now, the table below summarizes 3 elements to ethics. What are the 3 elements? I, do, best. Ethics concern an individual's professional responsibility to act. Ethics concern the real world practical actions an individual can take. It is important to consider how an individual acts and not always what they do. Ethics concern choices between different courses of action. Ethics क्या है? Ethics आपका रिजल्ट नहीं है, दरअसल आपकी नीयत है, इंटेंशन। हो सकता है आप बज़ाहिर किसी को डांटते हुए नजर आ रहे हो, मगर आपकी इंटेंशन क्या है? भलाई ऑर्गेनाइजेशन की, कि वो छोटी चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो आप उसको डांट रहे, ठीक है, बॉस उसको डांट। तो इंटेंशन मैटर्स, रिजल्ट और परफॉर्मेंस डज नॉट मैटर जब आप एथिक्स की बात करते हो। Okay, an issue of trust, corporate responsibility, policies and reports. Okay, आजकल जो है ये बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। क्यों? इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ये बोलती है कि भाई कंपनीज, तुम पाकिस्तान में बने हो, कमा रहे हो यहाँ से, तो पाकिस्तान को कुछ लौटाओ, किसी शक्ल में लौटाओ। तो इसलिए CSR डिपार्टमेंट बनाया जाता है अलहदा से, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे वो कुछ हिस्सा अपनी इनकम का कम्युनिटी को वापस करते हैं किसी भी शक्ल में, चाहे वो एनवायरमेंटल सेफ्टी रूल्स के तहत हो, चाहे वो किसी की हेल्प करके हो, चाहे वो ईदी फाउंडेशन में कुछ पैसे देके हो, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों को स्पॉन्सर करके हो, जो भी कुछ भी, दैट इज CSR। देन कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट्स। Corporate responsibility reports, many new technological advances allowed for the reporting of statistics as carbon footprints and a company's impact on the environment. Definitely, corporate responsibility reports तैयार करना अब गवर्नमेंट कंपल्शन करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को देखना है कि भाई आपने एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचाया, मशीन चली, पोल्यूशन हुआ,
वेस्ट मैटर आपने रिवर में डंप किया, कितना किया, पूरी रिपोर्ट चाहिए। नेक्स्ट, एथिकल डिलेमास, बिलाल पढ़िए। Ethical dilemmas are situations where two ethical values or requirements seem to be incompatible. They can also arise when where two conflicting demands or obligations are placed on the individual. अच्छा, एथिकल डिलेमा क्या समझ आया आप? इसके अंदर ऑलराइट, इसमें वही वाली एग्जांपल फिट बैठेगी जो हम शायद पिछली क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे कि ट्रेन है और ट्रेन इस पटरी से आ रही है, आप यहाँ खड़े हो और आपके हाथ में लिवर है और यहाँ ट्रेन के आगे यहाँ पे 5-6 छोटे छोटे 8 साल के बच्चे हैं खेल रहे, और अब आपके हाथ में लिवर है, आप चाहो तो इस पटरी की डायरेक्शन चेंज करके यहाँ कर सकते हो, तो ट्रेन इधर चली जाएगी, मगर इधर कुछ नौजवान खड़े हुए हैं 14 साल के, तो अगर ट्रेन इसको लिवर करते हो तो ट्रेन उधर जाके टकरा जाएगी, कुछ नहीं करते हो तो ये बच्चे मरेंगे। तो अब दोनों जगह बच्चे हैं और दोनों जगह मौत का अंदेशा है, आप क्या करोगे, किसको चूज करोगे? इधर खाई उधर कुआं, दिस इज कॉल्ड एथिकल डिलेमा। एथिकल डिलेमा। अब इसको ऑफिस सिचुएशन में सोचो, आपका बॉस कुछ गड़बड़ कर रहा है, आपको पता चल गया, मगर अब आपके पास हिम्मत नहीं है कि आप कुछ बोलो, क्योंकि अगर आप कुछ बोलोगे तो आप भी नौकरी से जाओगे, क्योंकि आप विसल ब्लोअर हो गए, आप नौकरी से जाओगे, और अगर नहीं बोलते तो आपकी जो सेल्फ है, आपका जो जमीर है, वो आपको सोने नहीं देगा रात में, कि मैंने क्यों छुपाया या मैं क्यों छुपा रहा हूँ, मैंने गलत काम किया था। ठीक है, तो अब ये एथिकल डिलेमा में आप फंस जाओगे। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। Spotting an ethical dilemma. Accountants will encounter situations. पढ़िए। accountant will encounter situations throughout their professional life that present them with an ethical dilemma or conflict of interest. The following questions will help develop your ability to identify problems in the future. Use the information given to identify the ethical principles at stake. राइट, अब ये बीइंग एन अकाउंटेंट आप एथिकल डिलेमा से तो गुजरोगे, तो अब क्या किया जाए? जैसे टाइम प्रेशर भी आएगा, टैक्स की एडवाइस भी बोल रहे हैं और ऑडिट भी बोल रहे हैं एट द सेम टाइम, तो फिर आप या तो सेफ गार्ड्स लगाओगे, या फिर आप क्या करोगे? तो इसमें ये सारी सिचुएशंस हैं, पढ़िए। यहाँ से पढ़े। During your lunch break, your company's human resource manager has asked you for some help. He has recently inherited a considerable sum of money and would like you to calculate her inheritance tax and capital gains tax liability. She also asks you to advise on how she would invest the money. ये क्या कह रहे हैं? लंच ब्रेक में कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ने आपसे हेल्प मांग ली है और वो कह रही है कि भाई मुझे जरा कैलकुलेट कर दो टैक्स, और ये टैक्स फलाना टैक्स, और मुझे थोड़ी एडवाइस भी दे दो। तो वो ब्रेक टाइम में आपसे वो सब पूछ रही है। अब यहाँ पे इश्यूज क्या अराइज हो रहे हैं, पढ़िए। The issue has a professional competence or due care. Unless you are tax expert, it is unlikely that you would have sufficient
competence to calculate the tax liability. Giving financial advice can be mean-fied, and you may need to be qualified under the financial service regulation before you could do so. Exactly. आप एक मामूली से अकाउंटेंट हैं, आपसे वो ये काम बोल रही है कर दो, तो जाहिर है देखना पड़ेगा कि क्या आप टैक्स एक्सपर्ट हैं भी या नहीं, और आप उसका अगर वो काम कर देंगे तो दिस विल बी अगेंस्ट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, क्योंकि आपका वो काम है नहीं। और एडवाइस देना, फाइनेंशियल एडवाइस देना, ये तो माइंड फील्ड है। माइंड फील्ड यानी कि तो बहुत ही बड़ा काम है, तो पता नहीं आप इसके लिए क्वालिफाइड हैं भी या नहीं, तो आप ये नहीं कर सकते। और अगर आपके पास रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंस होती भी, तब भी आपको ड्यू केयर के खिलाफ आप हो जाते हैं अगर आप उसको एडवाइस देते हैं, क्योंकि वो लंच ब्रेक है। और मतलब ये जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, टैक्स सर्विसेज हैं, इसके लिए प्रॉपर पे ली जाती है, प्रॉपर ऐसे ही थोड़ी चलते फिरते आपसे पूछ लिया कि कैलकुलेट कर दो, ऐसे थोड़ी होता है। नेक्स्ट पढ़िए। You have been asked to cover the duty of one of your colleagues while they are on holiday. One of their duties is to distribute the management accountant to the department managers a few days before they hold the monthly accounts meeting. Before they left, your colleague told you just print off the accounts and put them on each manager's desk. आंसर पढ़िए और फिर मुझे समझाइए पूरा हो क्या है। Confidentially is the issue here. Management accountability only for the eyes of top management. So you should reduce the risk of them getting into hands of anyone else. Leaving unprotected copies on a desk make them unreliable. Ideally, they should be handled directly to the manager's concerned or sealed in confidential LLF, which they must be left on their desk. क्या कहते ये कह रहे हैं कि जो है वो कि आपको आप अपने कुलीग की एक ड्यूटी करें जो कि छुट्टियों पे गया हुआ है, और जो एक ड्यूटी है वो ये है कि अच्छा उसकी ड्यूटी ये थी कि जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अकाउंट्स की डिटेल्स मैनेजर्स को, और उसके कुछ दिन पहले अकाउंट मीटिंग हेल्ड हुई थी, और जो है उसने कहा कि जब कि प्रिंट निकाल लें अकाउंट्स के और जो है मैनेजर्स की डेस्क पे रख दें। बिल्कुल। तो इसमें ये प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई आपको वो ड्यूटीज परफॉर्म करने बोल रहा है जो उनके कलीग्स जो है हॉलिडे पे गए हैं उसकी ड्यूटीज, और आपको कहा जा रहा है कि भैया सारी रिपोर्ट्स जो है मैनेजर के डेस्क पे रख दो। तो ऐसे कैसे आप कर सकते हो? एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू आएगा, दूसरा आपकी ड्यूटी ही नहीं है, वो किसी और की है। ठीक है। और बिला वजह आप पता नहीं किस किस को वो दिखा दोगे मैनेजमेंट अकाउंट्स, तो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी इशू हो जाएगा। हर एक को तो दिखाने वाली बात नहीं होती ना। इसी तरह बोनस टाइम का सिनेरियो है, इसी तरह कनिंग प्लान का सिनेरियो है। ये सब सिनेरियोस बिलाल आपने लाजमी पढ़ने हैं, इसको अंडरस्टैंड करना है कि कहाँ कहाँ एथिकल डिलेमास आ रहे हैं, कहाँ कहाँ एथिकल इश्यूज अराइज हो रहे हैं, कौन कौन से थ्रेट्स अराइज हो रहे हैं, ये सब आपको देखना है। ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ एथिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। एथिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में अराइज फ्रॉम, भाई कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ से अराइज हो सकते हैं? प्रेशर आ रहे हैं, members are asked to act contrary to technical or professional standards. Laws कुछ और हैं, आपसे कहा कुछ और जा रहे हैं. Dividend loyalties between colleagues and professional standards. Publication of misleading information. Members having to do work beyond their degree of expertise. Personal relationships. Gifts and hospitality being offered. ये सब ethical conflicts में fall करें. अच्छा जी, ये सारी चीजें हमने देख ली। हमारा चैप्टर यहाँ पे मुकम्मल होता है। CTRQ ये रहा, यहाँ पे
इसको क्या करें, IAS स्क्वायर, ठीक है। फिर अल्लाह भला करे आपका। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। अभी तक कोई सवाल? ये चैप्टर खासा लंबा था और इसमें जो मेन मुद्दे की बातें थी वो सब हमने कर ली हैं। बाकी आपने सब गो थ्रू जरूर करना है लाजमी, और इसका रिवीजन किट बैक साइड क्वेश्चंस ट्राई करना, ठीक है। बिलाल तैयारी कैसी जा रही है, क्या कर रहे हो, कैसे, क्या रूटीन है, क्या पढ़ाई कर रहे हो, F3 और F1 किस तरह मैनेज कर रहे हो? ये जो है एक एक दिन के हिसाब से प्लान किया है, एक दिन F3। अच्छा, एक दिन F3 पढ़ते हो, एक दिन F1 पढ़ते हो, ऐसे है? ठीक है, सही है। और कोई सवाल आपका? नहीं। ठीक हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी तक कौन कौन से चैप्टर्स कर लिए हैं जरा हम टिक कर लेते हैं। चैप्टर 1 चैप्टर 2 कर लिया है, चैप्टर 18 और चैप्टर 19 भी कंप्लीट है, ठीक। अब हम मूव करेंगे अगले चैप्टर्स की तरफ इंशाल्लाह कल से। ओके, चलिए इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होगी। ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।